गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो आपका है सेकंड टॉपिक ऑफ आपका अमाइनो एसिड का दूसरा टॉपिक है जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड सेकंड टॉपिक। तो आप लोग को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था कि अमाइनो एसिड जो है वहाँ पर जो 22 अमाइनो एसिड थे, जितने भी 22 अमाइनो एसिड थे उनमें हम लोगों ने बात किया था कि जो साइड चेन है वही आपकी क्या होती है, चेंज होती है। तो ये हम लोगों ने साइड चेन जो चेंज होती है ये हम लोगों ने किस बिहार पर बात किया था, केमिकल बिहार पर। ठीक है, केमिकल बेसिस पे हम लोगों ने वहाँ पर बोला भी था आपको कि क्या हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं और उनका साइड चेन जो चेंज होता रहता है उसके भी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अमाइनो एसिड कितने टाइप के होते हैं, उनका क्या रोल है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं, हम लोग हमेशा बोले भी थे कि जो साइड चेन होती है, ये साइड चेन आपकी क्या होती है, ये चेंज होती है ना, ये चेंज होती है। लेकिन बाकी जो आपका यहाँ पर जितने भी और ग्रुप्स थे वो सभी क्या रहते हैं, आपके कांस्टेंट रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। हम लोगों ने ये बात बताया था आपको पूरा डिस्कस। तो अगर आप लोग ये पढ़ रहे हैं अगर अमाइनो एसिड सेकंड टॉपिक, तो आप लोग पहला स्लाइड पहले पढ़ के आइए, फिर आपको ये बेहतर समझ में आएगा क्योंकि उसमें पूरा इंट्रोडक्शन आपको पूरी तरह से बताया गया है। तो वो उसके बाद आपको ये टॉपिक बहुत ही बेहतर तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने बात किया था कि जितने भी 22 अमाइनो एसिड है इनमें क्या होंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा। वेरिएबल क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी साइड चेन। ठीक है, सब सारे 22 अमाइनो एसिड में वेरिएबल क्या होगा, आपकी सिर्फ और सिर्फ साइड चेन। तो आज हम बात करेंगे कि सबसे पहला जो कैटेगरी था नॉन पोलर अमाइनो एसिड, हम वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे कि नॉन पोलर अमाइनो एसिड होते क्या हैं। तो नॉन पोलर अमाइनो एसिड हम लोगों ने बात किया था, नॉन पोलर अमाइनो एसिड को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं, हम लोगों ने बात किया था कि ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है, सॉरी हम आपको, ठीक है, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रो का मतलब हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, वाटर, और फोबिक का मतलब क्या था, फोबिया। तो जो वाटर से दूर भागते हैं उनको, उस अमाइनो एसिड को हम किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, नॉन पोलर अमाइनो एसिड के अंदर, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रो का मतलब वाटर और फोबिक का मतलब क्या था, फोबिया। फोबिया मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब होता है डर, फियर। तो हम जिससे डर जाएं, है ना, वाटर से यहाँ पर क्या हो रहा है, डर जिसको लगता है, वो अमाइनो एसिड को हम जिस कैटेगरी में लाते हैं वो आपके क्या होते हैं, नॉन पोलर अमाइनो एसिड। उसके एग्जांपल क्या है, ग्लाइसिन, एलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, मेथियोनिन, प्रोलिन। ये सारे कैटेगरी के अमाइनो एसिड किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आपके नॉन पोलर अमाइनो एसिड। तो सबसे पहला जो अमाइनो एसिड है वो क्या है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के बारे में भी हम लोगों ने बहुत फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया है कि ऑप्टिकली 22 अमाइनो एसिड में से सिर्फ ग्लाइसिन ही एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि ये रोटेशन नहीं शो कर सकता, ना ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ना ही लीवो, ना क्लॉकवाइज, ना ही आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो ग्लाइसिन है क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि ग्लाइसिन ही इन 22 अमाइनो एसिड में से एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका अगर आप स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो ऐसे ये ग्रुप है, अगर इसको CH को हम यहाँ ऐसे कर दें तो ये दो क्या हैं, मैच कर रहे हैं, तो उनको रोटेशन में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर ग्लाइसिन जो है, यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि कायरल होते हैं। कायरल कहने का मतलब कि जिनका चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर X है, ठीक है, यहाँ पर N है, तो यहाँ कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं जिनके चारों ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट। लेकिन ग्लाइसिन में क्या है, यहाँ पर तो क्या है, सिमिलरिटी शो हो रही है, तो ये तो कायरल हुआ नहीं, तो ये क्या हो जाता है, हमारा ग्लाइसिन क्या है, ए कायरल। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ग्लाइसिन क्या है, आपका ए कायरल है। और ये जब जो भी कंपाउंड, जो भी अमाइनो एसिड ए कायरल होते हैं वो ऑप्टिकली क्या होंगे, इनएक्टिव। तो एक ही ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो कौन है, ग्लाइसिन। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप इसके पहली वाली स्लाइड को देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, ग्लाइसिन सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बोला जाता है। ठीक है, तो आपसे ये सभी चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जाती है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सभी अमाइनो एसिड में से सबसे कम है, 75 डाल्टन का ये होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसकी साइड चेन में सिर्फ हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, बहुत ही छोटा अमाइनो एसिड है।
ग्लाइसिन के बारे में तीसरा पॉइंट अगर हम बोलना चाहें तो ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन जो है उसको हम कहते हैं हेलिक्स ब्रेकर। दो ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो हेलिक्स ब्रेकर के नाम से जाने जाते हैं, वो कौन कौन से हैं आपके, एक तो आपका है ग्लाइसिन और दूसरा है प्रोलीन। तो अभी हम लोग बात करेंगे दोनों ही किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपके नॉन पोलर अमाइनो एसिड के अंदर। तो ये दोनों ही क्या हैं, आपके हेलिक्स ब्रेकर हैं। अब ये हेलिक्स ब्रेकर का क्या मतलब होता है, ठीक है, हेलिक्स ब्रेकर का क्या मतलब होता है, हेलिक्स ब्रेकर मतलब जो हेलिक्स के फॉर्मेशन ना होने दे, हेलिक्स को ब्रेक करे। हेलिक्स करेंगे जैसे मान लीजिए ये क्या होती है, ये क्या हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो और दूसरी चीज़ कि जो ग्लाइसिन है और प्रोलीन है, ये दो ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो टर्न और लूप पर पाए जाते हैं। टर्न और लूप कहने का मतलब ये देख रहे हैं, ये क्या है, उसकी टर्निंग है। दो हेलिक्स के बीच में जो टर्निंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, टर्न, ठीक है। तो टर्न और लूप पर पाए जाने वाले अमाइनो एसिड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइसिन। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा आपका, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन और प्रोलीन। तो ग्लाइसिन यहाँ लिखा हुआ है कि ग्लाइसिन डज नॉट फेवर अ हेलिक्स फॉर्मेशन अ पर्टिकुलर, ठीक है, तो इसीलिए आप क्या कहते हो, हेलिक्स ब्रेकर। दूसरा चौथा पॉइंट क्या लिखा है, ग्लाइसिन इज ऑफ्टन फाउंड इन बीटा टर्न लूप। तो टर्न और लूप पर पाए जाने वाले कौन से ऐसे अमाइनो एसिड हैं, दो हैं, जो कि क्या है, ग्लाइसिन और प्रोलीन। तो हेलिक्स ब्रेकर भी हैं और आपके क्या हैं, ये आपका टर्न और लूप पे पाए जाने वाले अमाइनो एसिड हैं। हम लोगों ने यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि ग्लाइसिन प्रिकर्सर है किसका, पोरफायरिन 9 रिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पोरफायरिन 9 रिंग जो है वहाँ पर ये क्या है, ग्लाइसिन उसका प्रिकर्सर है, ठीक। तीसरे लास्ट ये चीज़ें जो हैं आपको रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में बताया गया कि ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर है वो छोटा होने की वजह से ये क्या करता है, स्टेरिक इनहेड्रेंस जो होता है वो बहुत लेस स्टेरिक इनहेड्रेंस शो करता है। क्यों लेस स्टेरिक इनहेड्रेंस शो करता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बहुत छोटा है। तो जितने भी स्मॉल स्ट्रक्चर वाले अमाइनो एसिड हैं वो लेस स्टेरिक इनहेड्रेंस शो करते हैं। और रामाचंद्रन प्लॉट जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए होता है, ठीक है। 2D स्ट्रक्चर जब हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे तो वहाँ हम रामाचंद्रन और स्टेरिक इनहेड्रेंस, डाइहेड्रल एंगल, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो रामाचंद्रन प्लॉट में जो भी अमाइनो एसिड लेस स्टेरिक इनहेड्रेंस शो करते हैं, अभी बस आप इतना ही समझिए कि जो भी अमाइनो एसिड लेस स्टेरिक इनहेड्रेंस शो करते हैं, क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर क्या है, बहुत स्मॉल है, छोटा है। तो वो रामाचंद्रन प्लॉट पर मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है तो इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। और हम लोगों ने एक और बात किया था कि ग्लाइसिन और गाबा एक ऐसे अमाइनो एसिड थे जो कि क्या है, आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते थे। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह क्या यहाँ पर है, ग्लाइसिन भी है। तो ग्लाइसिन क्या है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हाइपरपोलराइजेशन क्रिएट करेगा। लास्ट में ये जो की पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि कोलेजन की अगर हम बात करें तो कोलेजन में हर एक थर्ड पोजीशन पे आपको देखने को क्या मिलेगा, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन का जो इनरोलमेंट है वो आपके कोलेजन के फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा। ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन और हाइड्रोक्सीलाइसिन का जो आपको इनरोलमेंट मिलेगा वो कहाँ देखने को मिलता है, कोलेजन में। जिलेटिन में भी देखें तो 25% आपको देखने को मिलेगा, सिल्क में भी देखें तो 40% आपको ग्लाइसिन का इनरोलमेंट देखने को मिलेगा। तो ये आपका था ग्लाइसिन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड है वो है एलेनिन। एलेनिन जो है वो सेकंड सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन के बाद। और इसमें क्या है, इसके अगर स्ट्रक्चर में देखें तो क्या वहाँ पर क्या था, H था। यहाँ पर इसकी देखिए, यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे कि R जो होती है वो बाकी सारे ग्रुप कांस्टेंट होते हैं, सिर्फ R चेंज होती है। तो देखिए यहाँ पर चेंज क्या हुआ, वहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ पर CH3 ग्रुप आ गया। तो यहाँ पर क्या है, चेंज क्या हुआ है उसकी, सिर्फ और सिर्फ साइड चेंज हुई है, ठीक है। एलेनिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक साइकिल भी चलती है, वो हम यहाँ बहुत डिस्कस नहीं करें क्योंकि ये आपका सिर्फ BSc की क्लास है और नीट की क्लासेस के लिए नहीं तो CSI और नीट और गेट के लिए ये सब चीज़ें हम और भी दूसरा लेक्चर बनाएंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ पर क्या है, एक साइकिल चलती है ग्लूकोज एलेनिन साइकिल, ठीक है। तो ग्लूकोज एलेनिन साइकिल चलती है, ये आपका यहाँ पर एलेनिन के लिए है, ठीक है। तो जो सेकंड सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है वो आपका क्या है, एलेनिन है। ल्यूसीन की अगर हम बात करें तो ल्यूसीन का क्या बोला गया, लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन। अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के कंपैरिजन क्या है, ल्यूसीन जो है वो आपका क्या है, लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन। अगर इसकी चेन देखिए, इन दोनों का कंपैरिजन क्या है, लार्ज है।
और दूसरा कि ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि अल्फ़ा हेलिक्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। अभी अगर अल्फ़ा हेलिक्स अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, अल्फ़ा हेलिक्स या बीटा शीट क्या कहा जा रहा है कि अल्फ़ा कभी बीटा, तो प्रोटीन अगर आप क्लास 12 में भी पढ़े होंगे बेटा, तो प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका अल्फ़ा हेलिक्स और एक होता है बीटा। तो कुछ ऐसे, और ये जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये जो अमाइनो एसिड है, कई ढेर सारे अमाइनो एसिड मिल करके क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू आपका क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो ये प्रोटीन ही तो है, प्रोटीन का ही तो स्ट्रक्चर है। इसीलिए कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होंगे जो अल्फ़ा हेलिक्स के फॉर्मेशन में मदद करें, कुछ ऐसे होंगे जो बीटा में मदद करें। तो यहाँ पर वही चीज़ बोला गया है। अगर हम वैलिन की बात करें तो वैलिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि बीटा स्टैंड पर के फॉर्मेशन में मदद करता है। और अगर वैलिन का स्ट्रक्चर देखें तो वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन, ये 3 ऐसे अमाइनो एसिड हैं, वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन। ये 3 ऐसे अमाइनो एसिड हैं। ये 3 अमाइनो एसिड जो हैं वो क्या हैं, आपके ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड। ये क्या हैं, आपके ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन से अमाइनो एसिड, जो 3 ऐसे अमाइनो एसिड कौन से हैं जो कि ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड हैं, तो वो कौन कौन से हैं, वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन। इनको हम ब्रांच्ड चेन अमाइनो, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ब्रांचिंग जैसा स्ट्रक्चर इनको देखने को मिल रहा है, इसीलिए इनको हम क्या किस कैटेगरी में लाते हैं, ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड की कैटेगरी में लाते हैं। वैलिन को सबसे पहले आइसोलेट किया गया था हर्ब्स से, जिसका नाम वेलिरा है, ठीक है। तो इसीलिए इसी के नाम पर हमने क्या रख दिया है यहाँ पर, वैलिन, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हम लोग ब्रांच चेन अमाइनो एसिड की बात करते थे। तो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं आपके, ल्यूसीन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ये तीनों ही किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड के अंदर। अगर मान लेते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे ये बात कर लेते हैं। अभी हम लोग बताएंगे कि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड की वजह से कौन सा डिजीज़ आपको देखने को मिलता है। यहाँ अभी हम वैलिन की बात कर रहे हैं, तो वैलिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक डिजीज़ है जिसका नाम क्या है, सिक्कल सेल एनीमिया। और ये सिक्कल सेल एनीमिया किसकी वजह से होता है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। तो ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जो सिक्कल सेल एनीमिया हो रहा है, सिक्कल सेल एनीमिया कहने का मतलब आपका ये जो नॉर्मल आरबीसी है वो किस शेप की होती है, आपकी बाइकॉनकेव। तो ये नॉर्मल आरबीसी जो है आपकी किस शेप की होती है, बाइकॉनकेव। और ये अगर ये यहाँ पर किस शेप में चेंज हो जा रही है, आपकी सिक्कल शेप में। ये किस शेप में चेंज हो जा रही है, आपकी सिक्कल शेप में। ये सिक्कल शेप में चेंज हो जा रही है, ठीक है। नॉर्मल आरबीसी किस में चेंज हो जा रही है, आपकी सिक्कल शेप में। किस कंडीशन में, आपकी डी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जब कम हो गया, डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन में। दूसरी चीज़, क्यों ये सिक्कल शेप में कन्वर्ट हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल जो आपका हीमोग्लोबिन को कोड करने के लिए जो अमाइनो एसिड यहाँ इन्वॉल्व होते हैं वो क्या है, GAG। तो ये GAG जो है आपका, ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए DNA है, नॉर्मल है, यहाँ पर कौन सा म्यूटेशन, यहाँ म्यूटेशन हो जा रहा है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, यहाँ पर हम लोग बात किए थे कि DNA जब एक्टिव होता है जीन तो क्या बनाता है, mRNA क्या 3 कोडॉन लेकर के क्या बनाता है, प्रोटीन। तो यहाँ पर क्या है कि जो अमाइनो एसिड यहाँ इन्वॉल्व हुई है नॉर्मल सेल में, वो क्या है, यहाँ पर GAG, ये जो कोडॉन है जो mRNA में, यहाँ पर क्या हुआ, एक पॉइंट पर यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर देखिए G और G सेम है ना, लेकिन यहाँ पर G की A की जगह पर क्या आ गया है, U आ गया है। ये नॉर्मल की बात हो रही है और ये सिक्कल सेल आरबीसी की बात हो रही है। तो नॉर्मल आरबीसी में यहाँ पर क्या है, GAG है, और A जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर म्यूटेशन बोला गया है। म्यूटेशन का मतलब होता है कि DNA में डैमेज, ठीक है, DNA में जो डैमेज हो वो क्या हो जाए, परमानेंट हो जाए, ठीक है। जब भी DNA डैमेज हो और वो DNA डैमेज क्या हो जाए, परमानेंट अगर रह जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वैसे ही ट्रांसमिट हो जाए तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। यहाँ पर बोला गया है म्यूटेशन के एक टाइप है पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन कहने का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर म्यूटेशन हुआ है, बाकी G और G क्या है, सेम है, चेंज नहीं हुई, एक ही न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ है, इसीलिए पॉइंट म्यूटेशन। तो यहाँ पर जो ये 3 GAG जो कोड कर रहा है वो क्या कर रहा है, ग्लूटामेट। और यहाँ पर जब ग्लूटामेट किस में कन्वर्ट हो गया है, वैलिन में। तो वैलिन में जब ग्लूटामेट वैलिन में कन्वर्ट हो गया, तो ग्लूटामेट एक क्या है, आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड है।
और ये एक चार्ज कम होने की वजह से जब ये वैलिन में कन्वर्ट होता है तो इसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। शेप क्या हो जाता है, सिक्कल शेप। तो यहाँ पर हम HbS से डिनोट करते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कहाँ होती है, RBC में। तो RBC का जो रेड कलर है वो किसकी वजह से है, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से। तो HbS में जो हीमोग्लोबिन को Hb से डिनोट कर रहे हैं, तो HbS क्या दिखा रहा है, सिक्कल सेल RBC। तो यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि जो सिक्कल सेल अनीमिया है वो क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। और दूसरा पॉइंट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्लूटामेट कन्वर्टेड किस में हो गई है, वैलिन में। तो ग्लूटामेट जब वैलिन में कन्वर्ट हुआ तो क्या हो गया, नॉर्मल RBC किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी सिक्कल सेल RBC में। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये बीटा चेन के 6th पोजीशन पे हुआ है। तो कहीं कहीं आपको किसी इंट्रेंस पे पूछता है कि अल्फा की 6th पोजीशन पे ग्लूटामेट वैलिन में चेंज हुआ है कि बीटा की 6th पोजीशन पे ग्लूटामेट वैलिन में चेंज हुआ है। तो यहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि बीटा की 6th पोजीशन पे ग्लूटामेट किस में कन्वर्ट हो गया है, आपका वैलिन में। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिकल सेल एनीमिया के केस में। ठीक है, 5वां जो हम पॉइंट कहेंगे हम नॉन पोलर अमाइनो एसिड में, वो क्या है, आपका आइसोल्यूसिन। ठीक है, वो आपका क्या है, ये आपका है आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके पास एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है। एक से ज़्यादा कायरल सेंटर कहने का मतलब अभी हम लोग बात कर चुके हैं आगे कायरल कार्बन क्या है, तो कायरल कार्बन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो यहाँ पर चारों ग्रुप क्या है, 1, 2 और अगर इधर देखें तो ये क्या है, सभी डिफरेंट है चारों ग्रुप। और अगर हम यहाँ पर बीटा कार्बन को अगर आप देखें तो इसको अगर हम ऐसे H इधर कर दें और CH3 इधर कर दे, CH2 इधर है और ऊपर भी आपका क्या है, तो ये बीटा कार्बन पे भी आपको क्या दिख रहा है, कैरलिटी देखने को मिल रही। तो कैरलिटी आपको कहाँ देखने को मिली, कैरलिटी आपको 2 जगह देखने को मिल रही है। एक कहाँ पर, एक अल्फा कार्बन पे और दूसरा कहाँ देखने को मिल रही है, बीटा कार्बन पे। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे 2 अमाइनो एसिड हैं जिनके पास एक से ज़्यादा कायरल कार्बन होता है। एक का नाम क्या है, आइसोल्यूसिन, और दूसरे का नाम है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन आपका आता है अनचार्ज पोलर अमाइनो एसिड की कैटेगरी में, तो वहाँ पर भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम कंपेयर करके बता दे रहे हैं क्योंकि हर आपका एक बार गेट के भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से ऐसे 2 अमाइनो एसिड है जिनके पास 2 कायरल सेंटर हैं। तो 2 कायरल कार्बन वाले आपके 2 ही अमाइनो एसिड हैं, एक का नाम आइसोल्यूसिन है और दूसरा का नाम थ्रियोनिन है। तो थ्रियोनिन में भी देखिए, थ्रियोनिन के भी अगर स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखोगे तो एक कायरल आपको अल्फा पे और दूसरा आपको कहाँ पे दिखेगा, बीटा कार्बन पर। तो यहाँ पर अगर हम स्टीरियो आइसोमर निकालें तो हम लोगों ने बात किया था कि स्टीरियो आइसोमर निकालने के लिए 2 की पावर n निकालेंगे। तो जितना भी n क्या दिखाता है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो कितना कायरल कार्बन यहाँ पर है, अगर यहाँ पर 2 कायरल कार्बन है तो 2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा आपका स्टीरियो आइसोमर 4। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाली बात लिखी गई है। आइसोल्यूसिन की बात करें तो ये बीटा स्टैंड पर के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। अगर हम ऑर्डर ऑफ हाइड्रोफोबिसिटी करें तो यहाँ पर आपको ऑर्डर दिखाया गया है जो कि आपको हर एक बहुत ढेर सारे एंट्रेंस में पूछा भी गया है और बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोगों ने एक बात किया था वहाँ पर कि ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड है ना, ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड की हम लोगों ने बात किया था। ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड, कौन कौन से अमाइनो एसिड थे जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड थे, वैलिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन। तो ये 3 ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि क्या हैं, आपके ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड हैं और ये एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है। अगर इस ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड का कैटाबोलिज्म ना हो, कैटाबोलिज्म कहने का मतलब हम लोगों ने बताया भी था पहले स्लाइड में कि कैटाबोलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन और एनाबोलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस। तो अगर कैटाबोलिज्म ना हो इस ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड का तो हमें एक डिजीज़ होता है जिसका नाम है मैपल सिरप डिजीज़, मैपल सिरप यूरिन डिजीज़। तो हम इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिजीज़ के बारे में बताते जा रहे हैं, भले ही आप लोग BSc के हैं, लेकिन अगर आप इसको एज अ की पॉइंट और अगर आप पहले से सुने होंगे तो मास्टर्स जब भी आप करेंगे या आगे और भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये काम आएगा। ठीक है, लास्ट जो 6th अमाइनो एसिड वो क्या है, मेथियोनिन। तो नॉन पोलर में मेथियोनिन जो अमाइनो एसिड है वो एक क्या है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। तो 2 ऐसे अमाइनो एसिड है जो कि सल्फर कंटेनिंग है, एक क्या है आपका मेथियोनिन और दूसरा क्या है आपका सिस्टीन। तो 2 ऐसे अमाइनो एसिड है जो कि क्या है आपके सल्फर कंटेनिंग। अगर इसकी साइड चेन को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, S दिख रहा है और ये यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, ये थायो ईथर ग्रुप है। ठीक है, लेकिन अगर हम सिस्टीन की बात करेंगे तो सिस्टीन में क्या आपको सल्फा हाइड्रोल ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, सल्फा हाइड्रोल ग्रुप कहने का मतलब SH। यहाँ पर सेकंड पॉइंट है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ सैम। यहाँ पर एक S एडिनोसिल मेथियोनिन एक आपका होता है जो जिसका काम क्या है, मेथिल ग्रुप को क्या करना, ट्रांसफ़र करना।
और यहाँ पर इथाइलिन एक प्लांट हार्मोन है जिसमें आपको इसका रोल देखने को मिलेगा। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अगर आप जानते होंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, तो वहाँ पर भी सैम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम है जो कि डबल स्टैंडर्ड, जो कि डीएनए को क्या करता है, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे क्या करता है, कट करने का काम करता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम मॉलिक्यूलर सीजर के नेम से भी जानते हैं। तीसरी पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होता है। अल्फा हेलिक्स में ये ट्रांसफ़र करता है मेथिल ग्रुप को। अभी भी हमने आपको बताया कि सैम जो है वो मेथिल ग्रुप को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। मेथियोनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल कहाँ देखने को मिलता है, आपका न्यूरॉन में। क्योंकि न्यूरॉन में ये क्या करता है, मिथाइलेशन करने का काम करता है। ठीक है। मेथियोनिन के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि हमने आपको बताया था कि जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए का काम, टीआरएनए की जो 3 प्राइम होती है वहाँ पर क्या होता है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज नाम का एक एंजाइम होता है जो अमाइनो एसिड को क्या करता है, यहाँ पर लोड करने का काम करता है। तो ये जो अमाइनो एसिड यहाँ पर आपका 3 प्राइम पर क्या हुआ है, लोड हुआ है, वो जो फर्स्ट अमाइनो एसिड जो होता है, जो इनिशिएटर टीआरएनए ले आता है, वो हमेशा इनिशिएटर टीआरएनए जो फर्स्ट अमाइनो एसिड को ले आता है, जो कोड होता है यहाँ पर, वो आपका क्या होता है, मेथियोनिन या फिर फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन ही होता है। तो ये कोडॉन और एंटी कोडॉन पे डिपेंड नहीं करता है, ये इनिशिएटर टीआरएनए पे डिपेंड करता है कि कौन सा अमाइनो एसिड वो लोड करेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट नॉन पोलर अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आने वाला जो अमाइनो एसिड है वो है क्या, प्रोलीन। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि प्रोलीन को हम प्रोलीन भी लिखे हैं, प्रो भी लिख रहे हैं। हमने बताया भी था आपको कि 3 लेटर और 1 लेटर से भी हम लोग डिनोट करेंगे। तो प्रोलीन का सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका कि प्रोलीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके पास अमाइनो नहीं, इमिनो एसिड है। ये इसके पास इमिनो ग्रुप होता है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो क्या है, ये इमिनो ग्रुप है ये, तो इमिनो एसिड है। तो इसीलिए कहा जाता है कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके पास अमाइनो नहीं, इमिनो एसिड है, तो वो कौन है, आपका प्रोलीन। प्रोलीन आपका एक ऐसा अमाइनो एसिड है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही रिजिड और बहुत ही बल्कि होता है आपका, और ये ना ही अल्फ़ा शीट और ना ही बीटा शीट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो लार्ज है, ये बहुत लार्ज स्ट्रक्चर है। तो ये लार्ज क्या शो करेगा, स्टेरिक इनहेड्रेंट शो करेगा। और अगर लार्ज स्टेरिक इनहेड्रेंट शो करता है तो रामाचंद्रन प्लॉट पर ये बहुत ही कम जगह लेगा, क्योंकि जो लेस स्टेरिक इनहेड्रेंट शो कर रहा था ग्लाइसिन, वो रामाचंद्र प्लॉट पे क्या कर रहा था, ज़्यादा जगह ले रहा था, मैक्सिमम जगह ऑक्यूपाई कर रहा था। लेकिन ये क्या है, लीस्ट डाइहेड्रल एंगल, इसका यहाँ पर रोटेशन क्या है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये रिजिड स्ट्रक्चर है। इसलिए प्रोलीन क्या है, यहाँ पर रामाचंद्र प्लॉट पर बहुत ही कम जगह पर लेता है। ठीक है, क्योंकि स्टेरिक इनहेड्रेंस क्या है, इसका बहुत ज़्यादा है। ठीक, प्रेजेंट कहाँ होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बीटा टर्न पर प्रेजेंट होने वाले कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं आपके, एक तो ग्लाइसिन है और दूसरा क्या है, प्रोलीन है। तीसरी अगर हम बात करें तो हम लोगों ने बात किया था कि हेलिक्स ब्रेकर की, तो हेलिक्स ब्रेकर 2 ही अमाइनो एसिड थे, ग्लाइसिन और प्रोलीन। हेलिक्स ब्रेकर के बारे में हमने आगे बता दिया है। हमने जब आपको अमाइनो एसिड का रोल डिस्कस किया था तो वहाँ हमने बताया था कि आपका कंपैटिबल ऑस्मोलाइट एक रोल था, आपका ऑस्मोलाइट। तो ऑस्मोलाइट हमने बताया था कि ऑस्मोलाइट एक ऐसा अमाइनो एसिड है, प्रोलीन, जो कि ऑस्मोलाइट की तरह वर्क करता है। जब वाटर का पोटेंशियल कम होता है तो ये सॉल्यूट के ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, मदद करता है। जब ड्रॉट कंडीशन है तो कोई या तो प्लांट की कोई भी स्ट्रेस कंडीशन में प्रोलीन क्या करते हैं, कंपैटिबल ऑस्मोलाइट की तरह वर्क करते हैं, वहाँ पर वो क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रोलीन को कहा जाता है स्ट्रेस अमाइनो एसिड। तीसरी बात हम लोगों ने वहाँ पर अभी बताया भी था कि कोलेजन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, ग्लाइसिन XY। ठीक है, हर एक पोजीशन पे आपको वहाँ पर ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन और एक और ऐसा अमाइनो एसिड हो जिसको हम हाइड्रोक्सी लाइसिन कहते हैं। तो हाइड्रोक्सी प्रोलीन, हाइड्रोक्सी लाइसिन और ग्लाइसिन का रोल जो आपको देखने को मिलेगा वो कोलेजन में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अनचार्ज पोलर अमाइनो एसिड की, मतलब वो अमाइनो एसिड जो कि क्या हैं, आपके क्या होंगे, हाइड्रोफिलिक नेचर के होंगे। ठीक है, हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब जो वाटर लविंग होंगे, जिनको वाटर बहुत पसंद है। तो वाटर लविंग वाले किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, पोलर अमाइनो एसिड के अंदर। तो चाहे हम पोलर बोले चाहे उनको हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड बोले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लेकिन ये पोलर की 2 कैटेगरी, एक होती है चार्ज जिसमें एसिड बेस आते हैं, और ये क्या है आपका अनचार्ज। तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, आपका अनचार्ज्ड है। तो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड जो होंगे वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं आपका। ठीक है, तो पहला जो कैटेगरी है यहाँ पर, जो सबसे पहली कैटेगरी है वो आपकी क्या है, सीरीन। यहाँ पर कुछ ऐसे हम लोग बात किए थे जब पहली स्लाइड पढ़े थे, तो वहाँ हमने बताया था आपको कि कुछ ऐसे अमाइनो एसिड है जो कुछ ऐसे अमाइनो एसिड है जो कि OH कंटेनिंग है। OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन कौन से थे, सीरीन, थ्रियोनिन और एक और बताइए आप, एक और क्या था, टायरोसिन।
ये तीनों ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि क्या है, सल्फर कंटेनिंग। तो आप देखिए पहला जो पॉइंट लिखा गया है, लिखा है कि OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से हैं आपके, सीरीन है। तो यहाँ पर जितने भी आपके OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड होंगे उनका फॉस्फोराइलेशन बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन कहने का मतलब फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन। दूसरा पॉइंट जो कि आपके हर एक एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी, यहाँ पर बात करते हैं जितने भी सीरीन के पास जो ऑक्सीजन है वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ओ लिंक्ड एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग ओ लिंक्ड बाद में बताएंगे, ग्लाइकोसाइलेशन का पहले मतलब समझे। जहाँ भी टर्म आता है ग्लाइकोसाइलेशन वहाँ पर हम हमेशा याद रखें ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट चेन का एडिशन। ठीक है, या आप बोल सकते हैं शुगर का एडिशन। ठीक है, जैसे आपने बोला फॉस्फोराइलेशन तो फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन, वैसे यहाँ पर क्या फॉस्फोराइलेशन तो फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन है ना। तो वैसे ही यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन मतलब कि ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, जैसे तो ग्लूकोज क्या है, शुगर है, तो इसीलिए कहा जाता है ग्लाइकोसाइलेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट चेन का एडिशन। तो यहाँ पर जो सीरीन है मतलब जितने भी OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड हैं उनमें से टायरोसिन को छोड़ के यहाँ पर सीरीन और थ्रियोनिन जो है वो क्या शो करते हैं, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओ है। ठीक है, इसीलिए ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। और ये ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पर होता है, किस सेल ऑर्गेनेल में देखने को मिलेगा आपको, गोल्जी एपरेटस में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जो शो करने वाले अमाइनो एसिड है वो कौन है। एक तो थ्रियोनिन में आपको देखने को मिलेगा ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, और आपको क्या देखने को मिल रहा है, और सीरीन में। तो बताइए ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन शो करने वाले दो ऐसे कौन कौन से अमाइनो एसिड है, सीरीन और थ्रियोनिन। तो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है, सीरीन और थ्रियोनिन में होता है। ठीक है, कहाँ पर, किस सेल ऑर्गेनेल में होता है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। अगर यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट बात करें तो हम जो सीरीन है उसका रोल जो है वो पार्टिसिपेट करता है बायोसिंथेसिस में प्यूरिन और पिरिमिडीन की। और इसका यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो सीरीन है वो मोर पोलर अमाइनो एसिड है एज अ कंपैरिजन टू थ्रियोनिन। ठीक है, तो ये की पॉइंट की तरह या नोट की तरह आप लिख सकते हैं। थ्रियोनिन जो है वो क्या है, ये यहाँ लिखा हुआ है कि थ्रियोनिन के, मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट स्लाइड पे कि आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन दो ऐसे अमाइनो एसिड है जिनके पास एडिशनल कायरल सेंटर है। तो जिनके पास 2 कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर है। तो 2 कायरल सेंटर शो करने वाले कौन कौन से अमाइनो एसिड है, यहाँ पर देखिए 2 कायरल सेंटर शो हो रहा है कि नहीं। तो 2 कायरल सेंटर, एक अल्फा पे एक बीटा कार्बन पे, तो 2 कायरल सेंटर शो करने वाले अमाइनो एसिड का नाम क्या था, आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन। और थ्रियोनिन का हम लोग अभी भी बात किए हैं कि ये ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं सिस्टीन के बारे में। सिस्टीन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है। हमने बात किया था कि मेथियोनिन और सिस्टीन दो ही क्या ऐसे अमाइनो एसिड है जो कि क्या है, सल्फर कंटेनिंग है ना। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड 2 ही थे। ये सभी चीज़ें आपसे पूछा जाता है कि OH कंटेनिंग कौन है, सल्फर कंटेनिंग कौन है। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड तो ये हैं, पर मेथियोनिन में क्या था, थायो ईथर ग्रुप था। लेकिन यहाँ पर आपको कौन सा ग्रुप देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सल्फा हाइड्रल ग्रुप देखने को मिलता है। तो मेथियोनिन और सिस्टीन में भले ही सल्फर कंटेनिंग है लेकिन दोनों के ग्रुप में डिफरेंस है। एक के पास थायो ईथर ग्रुप है तो दूसरे के पास सल्फा हाइड्रल ग्रुप है। वहाँ पर आपको अगर हम एक बार रिपीट कर दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या था, आपको ये क्या था, सिर्फ यहाँ पर एस था, तो ये थायो ईथर ग्रुप है। लेकिन अगर अभी आप सिस्टीन को देखिए तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, SH, तो ये क्या है, आपका सल्फा हाइड्रल ग्रुप। दूसरी और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको पूछी जाती है कि यहाँ पर 2 सिस्टीन, कितने सिस्टीन, 2 सिस्टीन, 2 सिस्टीन जो हैं मिलकर, 2 सिस्टीन की बात करें, मान लेते हैं सिस्टीन 1 लिख लें और ये सिस्टीन 2 लिख लें। 2 सिस्टीन आपस में मिल करके क्या बनाते, 2 सिस्टीन आपस में जो बॉन्ड, दो, ये एक सिस्टीन का स्ट्रक्चर है और ये दूसरे सिस्टीन का स्ट्रक्चर है। 2 सिस्टीन आपस में मिल करके एक बॉन्ड बनाते हैं जिसका क्या नाम है, डाई सल्फाइड बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड। ये डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू 2 सिस्टीन आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं और यहाँ पर क्या रिलीज़ कर देते हैं, H2, क्योंकि यहाँ पर SH, अगर आप ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनाइए तो यहाँ पर क्या आएगा, SH और यहाँ SH, तो ये H क्या हो जाता है, ये H क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है H2 के फॉर्म में। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका यहाँ S और S, तो ये क्या है, ये SS जो यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिखा दिया गया, तो ये H2 यहाँ पर क्या हो गया, निकल गया है। और ये जो बॉन्ड बना है 2 सिस्टीन के बीच में वो क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो 2 सिस्टीन मिल करके क्या बना देते हैं, सिस्टाइन। सिस्टाइन
सिस्टाइन, दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेटा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए ई लग गया है, तो सिस्टीन, दो सिस्टीन मिल करके क्या बनाएंगे, सिस्टाइन। और ये क्वेश्चन आपसे बहुत जगह पर पूछा गया है कि दो सिस्टीन आपस में किस बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड। डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन, एक तरह का क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये दो सिस्टीन कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ करके आपका क्या बनाते हैं, सिस्टाइन। तो यहाँ पर वही पॉइंट आपका क्या किया, लिखा गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ चौथा कैटेगरी की बात करें एस्पैरिजीन, तो हम लोग पहले ही स्लाइड में बताया गया था कि एस्पैरिजीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि क्या है, फर्स्ट डिस्कवर्ड अमाइनो एसिड है। और यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर COH की जगह पर क्या आया है, कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड कहने का मतलब कार्बोक्सा ये इसको इंडिकेट करें और अमाइड इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो कार्बोक्सामाइड इसीलिए बोला जाता है इन द प्लेस ऑफ COH, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए बोला जा रहा है कार्बोक्सामाइड। दूसरा अगर हम बात करें जो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट डिस्कवर्ड अमाइनो एसिड के बाद, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एस्पैरिजीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जहाँ पर एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, मतलब कि एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, एस्पैरिजीन में। अभी हम लोग ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की बात करें क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, क्योंकि यहाँ पर एन देखने को मिल रहा है। तो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पर होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जब भी ओ लिंक्ड पूछेगा तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, किसमें, सीरीन और थ्रियोनिन में। एन लिंक्ड पूछेगा तो कहाँ बताएंगे, एस्पैरिजीन में। और कहाँ पर, कौन से सेल ऑर्गेनल में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो आप इसमें डिफरेंस भी लिख सकते हैं ओ लिंक्ड और एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में। ये आपका प्रिकर्सर होता है आपका, ये क्या लिखा, ऑक्सैलो एसीटेट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ एस्पैरिजीन। जब आप C4 साइकिल पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा इसका रोल। अब यहाँ पर आते हैं, पांचवा जो कैटेगरी है वो है क्या, ग्लूटामीन। तो ग्लूटामीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके टर्मिनल पोजीशन पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, कार्बोक्सामाइड। तो कार्बोक्सामाइड जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो दोनों के साइड चेन में टर्मिनल पर क्या देखने को मिल रहा है, कार्बोक्सामाइड। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एक ही CH2 है, यहाँ पर एक ये और ये दूसरा आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो एमाइड वाली बात यहाँ पर कहाँ पर होती है, एस्पैरिजीन और ग्लूटामीन में। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड की। एरोमेटिक अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में हमको क्या देखने को मिलता है, 4n+2, ठीक है, 4n+2। तो ये ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिनके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या शो करते हैं, आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं। और यहाँ पर जो ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड है ये विजिबल लाइट के प्रेजेंस में एब्जॉर्प्शन नहीं शो करते हैं। ये किस लाइट के प्रेजेंस में एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, UV लाइट के प्रेजेंस में ये एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। UV लाइट की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 260 से लेकर के 280 नैनोमीटर। बेटा ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, 260 से लेकर के 280 नैनोमीटर, ठीक है, ठीक, यहाँ पर 280 नैनोमीटर यहाँ रहेगा, ठीक है, 280 नैनोमीटर। अगर आप फिनाइल का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अगर हम 3 ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि एरोमेटिक है, फिनाइलिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। 3 ऐसे अमाइनो एसिड हैं, फिनाइलिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ये और लेकिन एक और ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड की तरह ही है, इसको भी हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड की कैटेगरी में ला सकते हैं, उसको हम कहते हैं हिस्टिडीन। तो हम लोग तो 3 ही पढ़ते हैं, लेकिन आप एक और जानते रहिए, बाद में आपको पता चलेगा, क्योंकि भी आप BSc के बच्चे हैं, बाद में आपको पता चलेगा हिस्टिडीन को भी हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड की ही कैटेगरी में लाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें अगर हम हिस्टिडीन की, तो यहाँ पर किस तरह का ये ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, रिंग, ये बेंजीन या फिर फिनाइल ग्रुप आपको देखने को मिलता है। और जो फिनाइलिन है वो प्योरली हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है, ठीक है, इसको हम प्योरली हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड की कैटेगरी में ले आ सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जो फिनाइल एलिनीन है। नॉर्मली फिनाइल एलिनीन किस में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन में। लेकिन फिनाइल एलिनीन टायरोसिन में जो कन्वर्ट होता है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फिनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सिलेज। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फिनाइल एलिनीन किस में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन में। तब ये जो कन्वर्जन होता है ये एक किसी न किसी एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, और वो एंजाइम क्या है आपका, फिनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सिलेज। तो फिनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है वो नॉर्मली फिनाइलिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेज बोल रहा है तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोक्सीलेशन,
है ना, हाइड्रोक्सिलेशन। एक बार आपसे कुछ ये गेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि फिनाइल एल्निन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम बताइए, और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इस एंजाइम में क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोक्सिलेशन, एसिटाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन या फिर फॉस्फोराइलेशन, क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोक्सीलेज बोल रहे हैं तो हाइड्रोक्सीलेशन होता है यहाँ पर। तो दूसरा चीज़ यहाँ पर है कि फिनाइल एल्निन, अगर मान लीजिए फिनाइल एल्निन टायरोसिन मान लेते हैं, ये एंजाइम जो है ये एंजाइम ख़राब हो जाए, ये एंजाइम काम ना करे, ये एंजाइम ख़राब हो जाए, तो क्या फिनाइलिन टायरोसिन में कभी कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो फिनाइलिन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और टायरोसिन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो फिनाइलिन जब टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर क्या बनाता है, फिनाइल, यहाँ आपका बनने लगता है फिनाइल कीटोन। तो फिनाइल कीटोन जो है वो आपका क्या होता है, किसमें कन्वर्ट होने लगता है, फिनाइल लैक्टेट में, फिनाइल पायरुवेट में, ठीक है, फिनाइल पायरुवेट में। तो यहाँ लिखा है फिनाइल लैक्टेट, फिनाइल पायरुवेट, इन सब में ये क्या होने लगता है, कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, जब फिनाइल एल्निन ये क्या हो जाएगा, एंजाइम डिफेक्टिव हो जाएगा, तो ये फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल कीटोन बनाने लगेगा, और ये फिनाइल कीटोन फिनाइल पायरुवेट और फिनाइल लैक्टेट या पायरुवेट में कन्वर्ट होने लगेंगे, और ये जा कर के क्या करते हैं, ब्रेन में क्या करते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और ये जो कॉज कर ब्रेन में क्या, ब्रेन का डेवलपमेंट जो हो जाता है वो क्या होने लगता है, स्टॉप होने लगता है। जब ब्रेन का डेवलपमेंट स्टॉप होने लगता है आपका, और क्या होता है, यहाँ पर जो फिनाइल एल्निन जो यहाँ पर डिफेक्ट शो कर रहा है, फिनाइल कीटोन जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर जो डिजीज़ होता है जिसको हम कहते हैं, जब ब्रेन का डेवलपमेंट स्टॉप हो गया तो यहाँ पर जो डिजीज़ होता है उसको हम फिनाइल कीटोन्यूरिया के नाम से जानते हैं, जिसको हम PKU से कहते हैं। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया क्यों हुआ, PKU क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर PAH जो है वो क्या हो गया, डिफेक्टिव है, वो काम नहीं कर पा रहा है। तो फिनाइलिन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और टायरोसिन का कंसंट्रेशन कम हो जा रहा है, तो फिनाइल कीटोन बन रहा है। तो फिनाइल कीटोन आगे चल के क्या कर रहा है, फिनाइल पायरुवेट लैक्टेट बना रहा है, जो आगे चल के क्या करेगा, मेंटल रिटार्डेशन कॉज करेगा, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये एक आपका क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया की आपकी पहचान है। ठीक है, तो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया क्यों होता है, क्योंकि जब फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम आपका ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं दूसरा कैटेगरी एरोमेटिक अमाइनो एसिड में, जिसका नाम क्या है, टायरोसिन। टायरोसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके साइड चेन में आपको क्या देखने को मिलेगा, OH। और हम लोगों ने बात किया था OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड में, तो वहाँ बताया था कि टायरोसिन भी क्या है, एक OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, और जो भी OH कंटेनिंग होंगे उनका ईजिली फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों ने बताया अभी कि फिनाइल एल्निन किस में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन में। किस एंजाइम के प्रेजेंस में, PAH, फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। अब ये टायरोसिन किस में कन्वर्ट होगा, नॉर्मली अगर फिनाइलिन टायरोसिन में कन्वर्ट हुआ तो टायरोसिन क्या बनाता है, मेलानिन। टायरोसिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेलानिन, L-डोपामिन, ठीक है, नॉन इपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, ये सारे हार्मोन बनाता है। लेकिन तब बनाएगा जब फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज नॉर्मल है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर एब नॉर्मल हो गया तो क्या टायरोसिन का, यहाँ पर टायरोसिन का कंसंट्रेशन क्या हो जा रहा था, कम। तो क्या ये टायरोसिन, मेलानिन, डोपामाइन ये सभी चीज़ बना पाएगा, नहीं बनेगा। जितने भी हार्मोन है वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक डिजीज़ आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है एल्केप्टोन्यूरिया। तो यहाँ पर एल्केप्टोन्यूरिया को हम AKU से दिखाते हैं, जिसको हम ब्लैक यूरिन डिजीज़ बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं वो हम बताएंगे अभी आपको। यहाँ पर क्या होता है, होमोजेनेसिटिक एसिटेट एक आपका कंपाउंड है जो कि आपका किस में कन्वर्ट होता है, 4-मेथिल लैक्टो एसीटेट में। किस एंजाइम के प्रेजेंस में, होमोजेनेसिटेट ऑक्सीडेज एंजाइम, जो कि इंपॉर्टेंट, जैसे वहाँ पर फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इंपॉर्टेंट था कन्वर्ट करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर होमोजेनेसिटिक ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है आपका। अगर ये एंजाइम ना अगर काम करे, डिफेक्ट हो जाए, तो ये होमोजेनेसिटिक ऑक्सीडेज क्या करता है, एल्केप्टॉन, ये एक्यूमुलेट होकर के क्या बनाता है, एल्केप्टॉन। और ये एल्केप्टॉन जो है वो क्या कॉज करेगा, आपका एल्केप्टोन्यूरिया। और ये एल्केप्टोन्यूरिया जो है, ये इसको हम ब्लैक यूरिन डिजीज़ भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये यूरिन हम पास आउट करेंगे जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये क्या होगा, उसका जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप CO2 के प्रेजेंस में अगर यूरिन पास आउट करेंगे तो उसका कलर चेंज होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही चेंज होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एल्केप्टोन्यूरिया। यहाँ पर जो अभी एल्केप्टॉन है, अगर ये टिश्यू में डिपॉजिट होने लगेगा तो उसको हम एल्केप्टोन्यूरिया नहीं बोलेंगे, उसको हम ऑक्रोनोसिस बोलेंगे। क्योंकि ये एल्केप्टॉन कहाँ जब भी एल्केप्टॉन टिश्यू में डिपॉजिट होगा तो वो ऑक्रोनोसिस बोलेंगे। और अगर यहाँ पर आपका
यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे, एल्केप्टोन्यूरिया। ठीक है, एक और डिजीज़ होता है, मान लेते हैं अभी अभी हम लोगों ने बोला कि फिनाइल एलिनीन अगर टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट हो पाया तो टायरोसिन का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम, फिनाइलिन का ज़्यादा। तो टायरोसिन का कंसंट्रेशन जब कम होता है बेटा, तो ये सारे मेलानिन जितने भी हार्मोन ये बना रहा है, मेलानिन, डोपामिन, नॉन एपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन, तो इनका भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सबका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेलानिन क्या है, मेलानिन आपका ये ऐसा हार्मोन है जो कि स्किन पिगमेंट है, ये कलर देता है आपके स्किन के, हेयर को और आई को। तो कलर पिगमेंट हार्मोन कौन सा है, आपका मेलानिन। ठीक है, तो मेलानिन का कंसंट्रेशन जब कम होता है, जब मेलानिन, यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं टायरोसिनेज। ये टायरोसिनेज एंजाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफेक्टिव हो जाएगा। तो जब डिफेक्टिव होता है तो यहाँ पर लिखा है कि लैक ऑफ सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट ऑफ मेलानिन। जब मेलानिन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो आपको एक और डिजीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, एल्बिनिज्म। ठीक है, आपको जो डिजीज़ होता है वो क्या होता है, एल्बिनिज्म। ठीक है, तो ये आपका किसकी वजह से हुआ, हम लोगों ने यहाँ 3 डिजीज़ के बारे में पढ़ा, टायरोसिन की वजह से, एल्केप्टोन्यूरिया, अक्रोनोसिस और एल्बिनिज्म। ठीक है, तीसरा जो आपका है, आपका कैटेगरी ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके पास इंडोल रिंग होती है। ठीक है, यहाँ ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि किस अमाइनो एसिड के पास कौन सी रिंग है। किसी के पास बेंजिल है, किसी के पास इंडोल रिंग दिखेगी, किसी के पास ग्वानिडीनियम ग्रुप रिंग दिखेगा। तो हर जगह पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किसके पास कौन सा रिंग अवेलेबल है। तो ये क्या कंटेन किया रहता है, इंडोल रिंग। ठीक है, इस जितने भी अमाइनो एसिड है, 22 अमाइनो एसिड या 20 अमाइनो एसिड, उन सभी अमाइनो एसिड में सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा जिसका होता है वो आपका ट्रिप्टोफैन है। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट आपका यही लिखा गया, 206 के आसपास आपका इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रिप्टोफैन जो भी आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, मान लेते कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, उस पॉलीपेप्टाइड चेन में सबसे कम पाए जाने वाला जो अमाइनो एसिड है वो ट्रिप्टोफैन होता है। क्यों, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि ट्रिप्टोफैन को कोड करने वाले सिर्फ एक ही, मतलब 3 ही कोडॉन हैं आपके, सिर्फ और सिर्फ एक कोडॉन है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिकर्सर, और तीसरा पॉइंट जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिएगा, प्रिकर्सर के बारे में कई जगह पूछा जाता है। तो ट्रिप्टोफैन किसका प्रिकर्सर है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो कि सेरोटोनिन है, मिलेटोनिन है, या मिलानिन नहीं है, वो स्किन पिगमेंट था। मिलेटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारा डिसाइड करता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक, इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, या कार्डियक रिदम, मतलब कब सुबह होगी, कब रात होगी, डे नाइट साइकिल, मतलब कब हमें उठना है, कब हमें सोना है। जब हमें शाम होती है, धीरे धीरे मेलाटोनिन का कंसंट्रेशन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो इसीलिए हमें नींद आती है। ठीक है, तो वहाँ पर ये मेलाटोनिन का अगर पूछेगा तो ट्रिप्टोफैन बोलेंगे प्रिकर्सर, अगर मेलानिन का पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, टायरोसिन। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ट्रिप्टोफैन किसका प्रिकर्सर होता है, नाइसिन का। ठीक है, यहाँ पर जो इसकी डिफिशियंसी, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो एक डिजीज़ होता है जिसका नाम पिलिग्रा लाइट डिजीज़, पिलिग्रा नहीं होता, पिलिग्रा लाइट डिजीज़ होता है आपको। दूसरा कि अगर आप कभी पढ़े होंगे ऑक्सिन जो कि प्लांट हार्मोन है, वहाँ पर एक पाथवे चलता है ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट और ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे। तो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे में जहाँ पर IAA का प्रोडक्शन होता है, इंडोल एसिटिक एसिड का, वहाँ पर भी आपको ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट के नाम से ही लग रहा है कि वो ट्रिप्टोफैन पे डिपेंड होगा। तो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे पे के नाम से ही लग रहा है कि ट्रिप्टोफैन पे डिपेंड है। यहाँ पर ट्रिप्टोफैन का अगर ट्रिप्टोफैन अगर मान लीजिए प्लाज्मा में अगर ट्रिप्टोफैन का लेवल क्या हो जाए, अगर ट्रिप्टोफैन का लेवल कम हो जाए, तो ट्रिप्टोफैन का लेवल अगर प्लाज्मा में कम हो जाएगा तो आपको क्या होगा, यहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, डर्मेटाइटिस, मतलब कि स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि डिसऑर्डर ऑफ ट्रिप्टोफैन, अगर मेटाबॉलिज्म में ट्रिप्टोफैन के डिसऑर्डर हुआ तो यहाँ पर कौन सा डिजीज़ होता है, हार्ट नर्व डिजीज़। तो यहाँ पर हम लोगों ने कई डिजीज़ के बारे में सुन रहे हैं, हम बाद में आपको फ्लो चार्ट भी दिखाएंगे। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन एक ऐसा, इन सभी अमाइनो एसिड में से ट्रिप्टोफैन एक ऐसा अमाइनो एसिड है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। अप्रॉक्स 280 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कई बार CSIR में भी ये ग्राफिकल क्वेश्चन पूछ चुका है, कई बार PG एंट्रेंस में भी।
तो फिनाइलएलनिन जो है ये सबसे कम वेवलेंथ शो करता है, टायरोसिन उससे ज़्यादा और ट्रिप्टोफैन सबसे ज़्यादा। देखिए 279 तक जा रहा है। तो यहाँ पर वही ग्राफ दिखाया गया कि अगर फिनाइलएलनिन को अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर कितना दिख रहा है, अप्रॉक्स आपको 257 के आसपास देखने को मिलेगा। ट्रिप्टोफैन को अगर टायरोसिन को अगर देखें तो वो भी आपको कितना देखने को मिलेगा, 275 तक। अगर ट्रिप्टोफैन को अगर आप ध्यान से देखें तो 280 नैनोमीटर। तो ये सब भी आप थोड़ा सा समझने के लिए हमने बना दिया है कि आप लोग थोड़ा सा अगर अपने नोट्स बनाना चाहें तो उसको भी दिखा सकते हैं, इतना भी बहुत टफ नहीं है। तो हाईएस्ट वेवलेंथ बताइए कितनी है, 280 नैनोमीटर किसका अप्रॉक्स आपको देखने को मिल रहा है, हमेशा याद रखेंगे ट्रिप्टोफैन का। ठीक है, सबसे कम किसका याद होगा, फिनाइलएलनिन का। ठीक, अब यहाँ हम बात करते हैं पोलर चार्ज अमाइनो एसिड की, जो कि कौन से हैं आपके। सबसे पहला पोलर चार्ज मतलब जिसके ऊपर चार्ज होगा या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो पोलर चार्ज की सबसे पहली कैटेगरी क्या है, एसिडिक अमाइनो एसिड। पहली जो कैटेगरी है नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, जिसको हम एसिडिक अमाइनो एसिड की कैटेगरी में रखेंगे। तो दो ही ऐसे अमाइनो एसिड है जो एसिडिक है, एक होता है ग्लूटामेट, एक होता है एस्पार्टेट। तो ग्लूटामेट एक क्या है, हम लोगों ने बात भी किया था कि ग्लूटामेट एक क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, तो ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यहाँ पर हम लोगों ने बात भी किया था। ठीक, दूसरी यहाँ पर बात करेंगे, ग्लूटामेट एक इम्पॉर्टेंट मेटल आयन लाइगेंड की तरह काम करता है। तो ग्लूटामेट यहाँ पर हम लोग एक, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका ये पॉइंट कि ग्लूटामेट जो है वो कलेक्शन सेंटर की तरह काम करता है। ये बात बेटा बहुत से अच्छे अच्छे एंट्रेंस में भी आपसे पूछी जा चुकी है कि कलेक्शन सेंटर कहने का मतलब क्या। ग्लूटामेट क्या करता है, जितने भी 20 अमाइनो एसिड हैं वो सभी अपना अमीनो ग्रुप क्या करते हैं, ग्लूटामेट को दे देते हैं। और ये अमीनो ग्रुप क्या है आपके लिए, टॉक्सिक है। तो ये टॉक्सिसिटी को रिमूव कौन करवाता है, किस प्रोसेस के थ्रू, इस अमोनिया को रिमूव कर कलेक्ट कौन किया, सब लोग ला करके डंप कर दिए कहाँ पर, ग्लूटामेट के पास। ग्लूटामेट क्या रहेगा, ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस के थ्रू ये क्या करेगा, इसको यूरिया साइकिल में भेजता है। यूरिया साइकिल में भेजेगा और इस अमोनिया को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ है कि कलेक्शन सेंटर, सारे लोग इसको अमोनिया को क्या करते हैं, इसको ला करके डंप कर देते हैं, कलेक्ट करता है और ये क्या करता है, यूरिया साइकिल में भेज देता है। दूसरा जो अमाइनो एसिड है एस्पार्टेट की अगर हम बात करें तो उसका भी वहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा यूरिया साइकिल में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें बेसिक अमाइनो एसिड की, तो बेसिक अमाइनो एसिड को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, मतलब जो बेसिक अमाइनो एसिड है। अगर हम लाइसिन की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला जो आपका कैटेगरी है लाइसिन। अगर लाइसिन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर के से रिप्रेजेंट करते हैं। आर्जिनिन को अगर हम बात करें तो हम इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइसिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहें तो यहाँ पर क्या है, पहला कार्बन है तो अल्फा, दूसरा है तो बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। तो यहाँ एप्सिलॉन पे क्या आपको कौन सा ग्रुप देखने को मिल रहा है, अमीनो ग्रुप। तो इसीलिए कहा जाता है इट इज़ एन एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन पर आपको एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप देखने को मिल रहा है। लाइसिन का जो इम्पॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लाइसिन जो है आपका इम्पॉर्टेंट, यहाँ लिखा है ना, इम्पॉर्टेंट रोल इन कोऑर्डिनेटिंग निगेटिवली चार्ज लाइगेंड। कुछ निगेटिवली चार्ज लाइगेंड हैं जिन पर आपको लाइसिन का क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। अब लाइसिन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, मेनली को एंजाइम और को फैक्टर कोवैलेंटली लिंक्ड टू लाइसिन। लाइसिन आपका को फैक्टर और को एंजाइम जो हैं वो कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं लाइसिन से। एक आपने शायद एक एंजाइम पढ़ा होगा PDH, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो वहाँ पर E1, E2 और E3 ये 3 ऐसे सब यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर लाइसिन का इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। लाइसिन और भी बहुत ढेर सारा काम करता है, यूबिक्यूटिनाइजेशन भी करता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। लाइसिन क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, हार्मोन के प्रोडक्शन में, मसल्स के डेवलपमेंट में भी आपका रोल प्ले करता है। तो लाइसिन जो है एक क्या है, लिमिटिंग अमाइनो एसिड है। ठीक है, लिमिटिंग अमाइनो एसिड है। दूसरा अगर हम बात करें आर्जिनिन की, तो आर्जिनिन जो है मोर बेसिक अमाइनो एसिड है। ठीक है, इसकी अगर साइड चेन को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको एक ग्रुप देखने को मिल रहा है, उसका नाम क्या है, गोनिडीनियम ग्रुप। तो गोनिडीनियम ग्रुप किस अमाइनो एसिड में देखने को मिलेगा, आर्जिनिन में, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्जिनिन जो है वो किसके लिए प्रिकर्सर का काम करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए, यूरिया के लिए, ऑर्निथिन जो कि आपका नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। ठीक है, और ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे और भी जगह पर इसका क्या है, सेल डिवीज़न में, अमोनिया के रिमूवल में, इम्यून सिस्टम में। ठीक है, बहुत से जगह आपको आर्जिनिन का रोल देखने को मिलेगा।
यहाँ पर ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बेसिक अमाइनो एसिड 3 हैं। 3 क्या हैं आपके बेसिक अमाइनो एसिड हैं, ठीक। कौन कौन से आपके लाइसीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। लेकिन अगर हम बात करें हिस्टोन, हम यहाँ इसको मिटा देते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं हिस्टोन। हिस्टोन क्या है? अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए हमारा क्या है? निगेटिवली चार्ज है। डीएनए हमारा क्या होता है? निगेटिव चार्ज कंटेन किया रहता है। और डीएनए में 2 ग्रुप पाए जाते हैं, एक को आप क्या कहते हो मेजर ग्रुप और दूसरे को क्या कहते हो माइनर ग्रुप। तो मेजर ग्रुप से कौन जा कर के बाइंड करता है? आपका हिस्टोन। हिस्टोन कहाँ जा कर के बाइंड करती है? आपका डीएनए के मेजर ग्रुप से, ठीक है, डीएनए के मेजर ग्रुप से बाइंड करती है। तो हिस्टोन एक कौन सी प्रोटीन है? आपकी एक बेसिक प्रोटीन है, बेसिक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है, ठीक है। ये आपका किससे मिलकर के बनी है? ये आपका 3 अमाइनो एसिड है जो कि बेसिक है, लेकिन ये 3 हिस्टिडीन से मिलकर नहीं बनी। ये लाइसीन और आर्जिनिन, ये 2 ऐसे अमाइनो एसिड है जिनका रोल है आपका हिस्टोन के फॉर्मेशन में। तो हिस्टोन, ये आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी किस अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, तो आप हिस्टिडीन नहीं बोलेंगे, लाइसीन और आर्जिनिन। कौन सी अमाइनो एसिड है? बेसिक अमाइनो एसिड है, पॉजिटिवली चार्ज है, कहाँ बाइंड करती है? मेजर ग्रुप से। अब ये हिस्टोन जो बाइंड की हुई है इसके मेजर ग्रुप से, तो डीएनए यहाँ पर क्या है? प्लस हिस्टोन। अभी क्या था? अकेला सिर्फ डीएनए था, लेकिन अब ये डीएनए यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये हिस्टोन है और इससे क्या है? डीएनए, ये रैप है। तो यहाँ पर क्या है? ये डीएनए है और ये क्या है? आपकी हिस्टोन। तो डीएनए और हिस्टोन अगर मिल जाएं तो क्या बनाते हैं? आपका क्या बनेगा? न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो डीएनए और हिस्टोन मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो वहाँ पर आपको किसको देखने को मिलता है? लाइसिन और आर्जिनिन का रोल देखने को मिलता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट आपका क्या? आपका एसिटिक अमाइनो एसिड हिस्टिडीन है। हिस्टिडीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा रिंग पाया जा रहा है? इमाइडाजोल रिंग। तो ये देखिए हर जगह आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये 5 मेंबर रिंग होती है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं इमाइडाजोल रिंग, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। हिस्टिडीन हमने बताया था कि फोर्थ आपका जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, ठीक है, 4th ऐसा एरोमेटिक अमाइनो एसिड है जिसको हम हिस्टिडीन को भी हम 4th एरोमेटिक अमाइनो एसिड की कैटेगरी में लाते हैं। और ये इसका रोल जो है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एक्टिव साइट कहने का मतलब एंजाइम की, जैसे मान लेते हैं हम रफली, आपको एंजाइम तो पढ़ाया नहीं है, मान लेते हैं ये एंजाइम है, ठीक है। और एंजाइम किससे बाइंड करता है? अपने किसी सबस्ट्रेट से। तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या बनाते हैं? ईएस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और ये ईएस कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट जहाँ पर बाइंड करता है एंजाइम की जिस साइट से, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। तो इस एक्टिव साइट पे बहुत ढेर सारे अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, हिस्टिडीन, और जो OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड है जैसे टायरोसिन हो गया आपका, और कौन सा है? सीरीन हो गया, थ्रियोनिन हो गया। तो ये सभी अमाइनो एसिड कहाँ पर पाए जाते हैं? एक्टिव साइट पे पाए जाने वाले अमाइनो एसिड है। तो ये हिस्टिडीन क्या है? आपका एक्टिव साइट पे पाए जाने वाले अमाइनो एसिड। हिस्टिडीन प्रिकर्सर है आपका हिस्टामाइन का। हिस्टामाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एलर्जिक रिएक्शन में, इन्फ्लामेशन में और वैसोडाइलेशन में, ठीक है। तो हिस्टामाइन क्या करता है? हिस्टामाइन बाइंड करता है हिस्टामाइन रिसेप्टर से और अपना सेलुलर एक्शन शो करता है, ठीक है। और इसका काम क्या है? हिस्टामाइन रिसेप्टर आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन कहने का मतलब वेसल्स को डायलेट कर देना, फैला देना, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं वैसोडाइलेशन। तो वैसोडाइलेशन की तरह ये काम करती है, ठीक है। हम लोगों ने इस वाले 21 और 22 अमाइनो एसिड, जो कि 21 अमाइनो एसिड क्या है? आपका सेलेनोसिस्टीन, इसके बारे में हमने पहले स्लाइड में भी डिस्कस किया है कि 21st अमाइनो एसिड है, इसके पास सिलेनियम ग्रुप होता है, ठीक है। और ये जिस कोडॉन से कोड होती है वो क्या है? आपका स्टॉप कोडॉन UGA। और ये सेलेनोसिस्टीन, ये सिस्टीन से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। देखिए सिस्टीन में SH है और इसकी जगह पर यहाँ पर क्या आ गया? SE आ गया है, सिलेनियम, ठीक है। तो इसीलिए सेलेनोसिस्टीन कहा जाता है। पायरोलाइसिन की बात करें तो ये 22 अमाइनो एसिड है और ये भी ये किससे कोड हुआ है? स्टॉप कोडॉन UAG से, ठीक है। पायरोलाइसिन, क्योंकि लाइसिन का स्ट्रक्चर देखिए और इसका, तो यहाँ तक तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सेम है ना। तो यहाँ पर ही लास्ट में आपको चेंजमेंट देखने को मिल रहा है, इसीलिए पायरोलाइसिन जो है आपका वो क्या है? 22, क्योंकि लाइसिन से मिलता जुलता है, इसलिए हमने यहाँ कंपेयर करके आपको दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर अगर लास्ट में जितने भी डिसऑर्डर की हम लोगों ने बात की थी, जैसे आपका फिनाइलकीटोन्यूरिया हो गया, आपका ये एल्केप्टोन्यूरिया हो गया। देखिए फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या है? फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी की वजह से हुआ था, ठीक है। एल्केप्टोन्यूरिया होमोजेनेसिटिक ऑक्सीडेज की वजह से हुआ था। अगर एल्बिनिज्म बात करें तो टायरोसिनेज एंजाइम की वजह से हुआ था, ठीक है।
है। तो ये सभी हमने जो आपको डिस्कस किया ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको बहुत काम आएगा। ट्रिप्टोफैन की बात करें तो हार्ट नर्व डिजीज़ होता है, ठीक है। तो ये सारा जितना भी आपको डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस की गई हैं।